छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक अहम बैठक हुई है सोमवार 23 जून यानी आज। ये सिर्फ एक बैठक नहीं थी बल्कि 4 बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में पहली बैठक तो जो थी वो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक थी जिसमें राज्य के शीर्षस्थ नेता शामिल होते हैं। इसके अलावा दूसरी, तीसरी और चौथी 3 और बैठकें हुई। तो जो दूसरी बैठक थी वो प्रदेश कार्यकारिणी की थी, तीसरी जो बैठक थी वो जिला कांग्रेस अध्यक्षों की थी और चौथी जो बैठक थी वो मोर्चा प्रकोष्ठ अध्यक्षों की थी। जो मूलतः इस बैठक का विषय था, यानी जैसा मैंने बताया पहली बैठक जो थी जिसको आप पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक कहते हैं, उस बैठक में जिसमें प्रदेश के शीर्षस्थ नेता शामिल थे और प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद थे, इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि आने वाली 7 तारीख यानी 7 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संगठन के महासचिव वेणुगोपाल राव वो छत्तीसगढ़ आएंगे तो बैठकें भी होंगी और उसके साथ साथ आम सभा भी होगी। आम सभा का स्थल अभी तय नहीं है, आने वाले दिनों में उसको तय कर लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की बैठक हो और बात बस यहीं तक रह जाए, भला ऐसा होता है क्या? तो ऐसा किसी भी बैठक में नहीं होता है, तो भला इस बैठक में कैसे होता? क्या हुआ है इस बैठक में इस निर्णय के अलावा, वो बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय यानी राजीव भवन में सबसे पहली जो बैठक हुई वो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक थी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी मतलब प्रदेश के शीर्षस्थ नेताओं की बॉडी। शीर्षस्थ नेताओं से आशय स्पष्ट है, चुनिंदा ही हैं, भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, चरणदास महंत, दीपक बैज। मगर इसमें क्षत्रप भी होते हैं, तो क्षत्रप भी थे। तो ये जो कमेटी होती है ये दरअसल ये सुनिश्चित करती है कि आने वाले समय में जो रणनीति होगी विपक्ष के रूप में कांग्रेस की, आक्रामकता होगी, वो किस तरीके से हो, किन मुद्दों पर हो, कैसा फोकस किया जाए और जो अब तक हुआ है उसका भी विश्लेषण होता है। विश्लेषण हो गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आंदोलनों का जो वो लगातार एक क्रम बनाए हुए हैं प्रदेश में, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। सरकार की बहुतेरी योजनाएं जो फेल हैं या जिनको लेकर जनता में आक्रोश है, आदिवासी समुदाय जो भड़क जाता है, वो सारी बातें दीपक बैज ने बताई। अन्य समयों पे उसी बैठक के दौरान चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी विधानसभा में जो विषय संभावित हैं उनको लेकर एक बात रखी। बैठक के अंत में जब आखिरी समय आया बैठक का, तो भूपेश बघेल यानी पाटन के मौजूदा समय विधायक और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी अजीब सी विसंगति है कि हमें निशाने पर लेना चाहिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, यानी सत्ता के मौजूदा प्रमुख को, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो बोला नहीं जाता, कहा नहीं जाता। और ये अच्छी बात नहीं है। बहुत आक्रामक होकर इस बात को कहा जाना चाहिए, मुखर होकर कहा जाना चाहिए, हर उस मौके पर कहा जाना चाहिए जो अवसर बनता हो। उन्होंने ये न कहते हुए भी कह दिया कि जब ऐसे आक्रामक तेवर की ज़रूरत बात होती है तो मैं कहता हूँ और कुछ चुनिंदा लोग कहते हैं, मगर बहुतायत में लोग शांत रहते हैं, नहीं बोलते। इस बात की कोई बहुत विशेष प्रतिक्रिया उस बैठक में नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका मौन संवाद से भी गहरा है, बताते हैं कि जब वो बात हो रही थी तो मुस्कुरा रहे थे। टी.एस. सिंहदेव, उनकी ओर से कोई गंभीर बात आई हो या कोई प्रतिरोधात्मक चीज़ हुई हो, कुछ भी नहीं, वो भी मौन रहे। दीपक बैज जो आने वाली बैठकें थी उसको लेकर शायद विषय वस्तु बनाने में जुटे हुए थे और वो व्यस्त थे। तो भूपेश जी की बात आई और भूपेश जी ने अपनी बात कही, मगर इस आज की बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा यही बन गया कि भूपेश बघेल जी ने जो बात कही है कि इस समय सत्ता के प्रमुख को निशाने पर नहीं लिया जाता, आक्रामक होकर उनके बारे में नहीं कहा जाता, सरकार के मुखिया को लेकर जितनी तीखी अंदाज अपनाना चाहिए वो नहीं होता है और ये अच्छी बात नहीं है। ये विषय इस बैठक का मूल मुद्दा बन गया। जब बैठक समाप्त हो गई, सचिन पायलट साहब बाहर आए।
तो सचिन पायलट जब बाहर आए तो उन्होंने पहले बैठक का मजमून वगैरह बताया और आखिरी के जो 2 सवाल थे वो इसी विषय पर पत्रकारों ने पूछ दिए कि क्या बैठक में ऐसी कोई बात हुई है। तो उन्होंने इनकार किया कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर या लक्ष्य करके ये बात नहीं कही गई कि नहीं कांग्रेस के बाकी लोग आक्रामक नहीं होते हैं। पर उन्होंने ज़रूर कहा कि मुखिया जो भी होगा सत्ता का वो आरोपों के निशाने में रहेगा ही और होना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नाते हमारा धर्म भी यही है। उनसे फिर प्रश्न हो गया कि कांग्रेस के भीतर ये बात हुई क्या, बगैर नाम लिए हुई क्या। उन्होंने फिर कहा नहीं। तो वो जो 2-3 सवालों के जवाब में उन्होंने बात कही वो यहाँ है, देखिए। चर्चा करी और 1.5 साल की भाजपा सरकार ने लगातार जो वादा खिलाफी की है और विशेष रूप से किसानों के साथ जो आज हालात उत्पन्न हुए हैं उसके लिए दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे संगठन को और ताकत देने के लिए हम बहुत से कार्यक्रम चालू करेंगे, लेकिन अभी जिस पर हम चर्चा दिन भर करी है वो ये बात है कि जुलाई के महीने में संभवतः 7 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 1 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। उनके प्रोग्राम के बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। सभा भी होगी, संगठन की मीटिंग्स भी होंगी और छत्तीसगढ़ के तमाम जो हमारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं, अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के साथ इंटरेक्शन चर्चा होगी। उनके दौरे की जो डिटेल्स हैं वो मैं कल आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सभी लोग बड़े उत्साहित हैं कि खड़गे साहब छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और हमारी जो संगठन महासचिव हैं वेणुगोपाल जी वो भी आएंगे। सबका मन था कि खड़गे साहब के आगमन पर एक बड़ी सभा का, बड़े सम्मेलन का आयोजन होना चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके आने से पूरे प्रदेश में पार्टी को और ताकत मिलेगी, दिशा मिलेगी और मेहनत से काम करने को आगे के लिए उनको प्रेरणा मिलेगी। ये बात सच है कि छत्तीसगढ़ में जो हो रहा अब तक सरकार का जो नियंत्रण है वो पूरा दिल्ली से है, इसलिए बार बार दिल्ली से आदेश आते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, गवर्नेंस हो, सारा जो फीडबैक और जो डायरेक्शंस हैं वो दिल्ली से हैं। जनता ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को मौका दिया था भाजपा को कि शासन ढंग से करें, लेकिन चाहे वो फसल खरीद हो, चाहे वो बीज हो, खाद हो, बिजली हो, पानी हो और सबसे महत्वपूर्ण जो लॉ एंड ऑर्डर है वो टोटल कोलैप्स कर चुका है। और सिर्फ प्रचार कर अखबार इश्तिहार देकर अपनी छवि को सुधारने का काम ये सरकार कर रही है। धरातल पर नौजवान किसान बेहद परेशान हैं और हमारी पार्टी ने जगह जगह, अध्यक्ष जी ने, महंत जी ने, सब ने मिलकर लगातार इन मुद्दों को उठाया है, पदयात्राएं की हैं, घेराव किया है, मोर्चे संभाले हैं और पीड़ित लोगों पर, जिन लोगों पर अत्याचार हुए हैं उनका समर्थन कर उनको न्याय दिलाने का संघर्ष पार्टी करती आ रही है और आगे भविष्य में और करेगी। सर, पार्टी के भीतर जो वरिष्ठ नेता हैं वो और ज़्यादा मुखर हों, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई, तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस और मुखरता से कांग्रेस विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है। पूरी पार्टी एकजुटता से इस डबल इंजन सरकार का हम विरोध करते हैं। हमारा विरोध नैतिक है, विरोध विचारधारा का है और 11 साल से जो केंद्र की सरकार काम कर रही है उसकी जवाबदेही तय करने का है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कार्रवाई अब तक करी है, सिवाय बड़े नेताओं को बुलाने का, केंद्र के नेताओं को बुलाने का, सभाएं आयोजन करने का और अपने काम का प्रचार प्रसार करने के अलावा धरातल पर कोई एक ऐसा बड़ा काम नहीं है जो राज्य सरकार बोल सकती है कि हमने जनता के भलाई के लिए किया है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके बारे में कल मैं विस्तार से बात करूँगा। सर, आप कह रहे हैं कि सरकार जो है दिल्ली से चलती है, इस बात का जिक्र कर रही है कि जब कांग्रेस की सरकार रहती तो वो दिल्ली से चलती है। अब वो तो कुछ मर्जी कहें, जनता का निर्णय हमने स्वीकार किया और हम सरकार बनाने से चूक गए, लेकिन सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पुराना गढ़ है कांग्रेस का और छत्तीसगढ़ के लोग, यहाँ के अधिकांश मतदाता कांग्रेस समर्थन में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद मैंने पहली बार देखा है, आमतौर पर विपक्ष आरोप लगाता है सत्ताधारी दल के ऊपर। मैंने पहली बार देखा है कि सत्ता में बैठे लोग विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। भाई, आपके पास सत्ता है, डबल इंजन है, केंद्र भी है, राज्य भी है, आप सिवाय एजेंसी का दुरुपयोग करने के और कांग्रेस को दोषी ठहराने के अलावा अपने कार्यक्रम का आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए। 11 साल केंद्र का और 1.5 साल राज्य का, जनता मूल्यांकन करेगी कौन सही है कौन गलत है। सर, ये बात भी सामने आ रही है, सीधे तौर पे
कि सरकार में जो सीएम है उनको अटैक करने से बच रहे हैं आपके नेता लोग, इस तरह की बातें ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब जानते हैं कौन जिम्मेदार है। जिस विभाग ने, जिस नेता ने कमियां आई हैं, अब मैंने जैसा कहा, कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। वहाँ पर जो मंत्रालय चला रहे हैं वो और सरकार का नेतृत्व करने वाले सब लोग, क्योंकि ये कलेक्टिव लीडरशिप होती है। और ये बात सच है कि अंतिम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुखिया की होती है, नैतिक और प्रशासनिक। तो जवाबदेही तो मुख्यमंत्री जी की बनती है। सर, माना जाए कि मुख्यमंत्री जी पर हमले तेज होंगे, ऐसा है, राजनीति में हमले नहीं होते हैं, लेकिन हम लोगों को जनता ने कुछ दायित्व दिया है। हम विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष में जो प्रमुख विपक्षी दल होता है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा अधिकार है और हमारी संवैधानिक बाध्यता है कि हम सरकार की जवाबदेही तय करें, उनको अकाउंटेबल बनाएं, सदन के अंदर और सदन के बाहर। हमला किसी के लाभ या हानि के लिए नहीं होता है। हम जवाबदेही और उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं। अगर लैप्स हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, दलित आदिवासियों को लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खुलेआम शहरों में यहाँ चक्कूबाजी हो रही है, लूटपाट हो रही है, तो कौन जिम्मेदार है? अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है। और हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, संवाद के लिए तैयार हैं। सदन के अंदर महन जी हैं, बाकी हमारे विधायक हैं, हम हमेशा सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन बात सच है कि लगातार ये सरकार सत्र को कम चलाती है, जवाब देने से कतराती है और जिस निष्पक्षता से सदन में चर्चा होनी चाहिए वो नहीं करा पाते हैं, क्योंकि छुपाने को बहुत कुछ है सरकार के पास। सर, आपकी ही पार्टी के बड़े नेता ने ये सवाल उठाया है कि आपकी विपक्ष के जो बड़े लीडर्स हैं वो सीधे टारगेट नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बैठक हो गई। बैठक के बाद सामने आए टीएस सिंहदेव, पूर्व उप मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का इतिहास जब आप देखेंगे, खासकर 10 सालों का इतिहास या 2018 से 2023 के बीच का, तो सिंहदेव और भूपेश के जो रिश्ते हैं वो शनय शनय कैसे बहुत ज़्यादा असहज हुए हैं, ये छुपी हुई चीज़ नहीं है। सिंहदेव शांत, सौम्य, सहज, ये व्यवहार उनके व्यक्तित्व का एक परिचायक है। हालांकि ये भी है कि वो जब कुछ बात कहते हैं तो उसका भी, आरोप का भी एक स्तर होता है। लेकिन अब चूंकि भूपेश बघेल जी की बात सामने आ गई थी कि भाई आक्रामक ढंग से कोई बोलता ही नहीं, तो पत्रकारों ने टीएस सिंहदेव से भी ये सवाल किया कि ऐसी कोई बात हुई क्या कहा, आखिर किसको कहा। सिंहदेव ने जो जवाब दिया वो यहाँ है, देखिए। कि भाई मुखर्जी से वो बात नहीं रख पा रहे हैं और टारगेट जो है सीधा आप जो है जो मुखिया है उन पे क्यों नहीं एक तो व्यक्तिगत किसी के नाम से कोई चर्चा हुई नहीं, ये मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। इशारा जनरल था। उनने ये कहा, भूपेश जी ने, कि पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में जब वो काम कर रहे थे, साथ में मैं सहायक के रूप में नेता प्रतिपक्ष भी था, तो टारगेटेड भी हम लोग काम करते थे कि उनका प्रमुख पॉइंट कौन है, मुख्यमंत्री रमन सिंह, तो उनको लेके बातें सामने लाई जा रही थी। जैसे बीजेपी राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, अगर थक गया मुंह उनका बोलते बोलते राहुल गांधी तो नेहरू जी। उस तर्ज पे उनका कहना था कि इसमें भी कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बननी चाहिए कि जहां जिसकी कमी आ रही है वैसा रिस्पांस होना चाहिए। अब 2-3 बातें देखिए। कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस जब सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी रहेगी तो जाहिर है उसके अंदर कुछ तो गुण हैं, कुछ तो विशेषता है, जिसके कारण वो आज तक चलायमान है, आज भी उसका प्रसंग है। तो एक सबसे बड़ी खासियत उसको समझिए कि कांग्रेस क्या है। तो कांग्रेस में राजनीति जीवंत होती है, पारदर्शिता गजब है, चीज़ें छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको किस तरीके से बताया जाए इस पे बड़े निपुण होते हैं कांग्रेसी। एक बैठक हो रही है कांग्रेस भवन के भीतर, उस बैठक में किसने क्या कहा, कैसे कहा, किस अंदाज में कहा, बैठक समाप्त होने के पहले वो चीज़ सुनिश्चित तरीके से पत्रकारों तक पहुंचा दी जाती है। इसमें बुरा भी नहीं है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस पारदर्शी है, कांग्रेस की यही पहचान भी है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस को किसी भी स्वरूप में
किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, किसी विरोधी दल की ज़रूरत नहीं है। वो हारते भी हैं तो खुद से हार लेते हैं, वो जीतते हैं तो खुद से जीत लेते हैं, लड़ते हैं तो आपस में लड़ लेते हैं, किसी की भी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में जो बात हुई और ये बात जिस तरीके से बाहर आई या कि लाई गई, पहुंचाई गई, ये कोई नई बात नहीं है। परंपरानुरूप ये बात इसी तरीके से आती रही है और ये कांग्रेस की बहुतेरी अच्छाइयों में से एक अच्छाई है कि पारदर्शिता पूरी रखी जाए। तो उस पारदर्शिता के तहत ये विषय आया। अब कांग्रेस की इस खूबी को थोड़ा सा रोकते हैं, तो क्योंकि अनंत है, अनंत कथा है, सदैव कुछ न कुछ गुण समयानुसार दिखते रहेंगे, आपको भी दिखेंगे, मुझे दिखेंगे तो मैं बताऊंगा ही। अब जो मूल विषय है जिसमें भूपेश बघेल साहब ने ये कहा कि मुखिया पर आक्रामक नहीं होती है कांग्रेस के, बाकी जो चेहरे हैं वो नहीं बोलते। जब ये बात आई तो उसके बाद एक बहुत लंबा अंतराल हो गया है, कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए और उसके बाद बीजेपी को सत्ता नशीब हुए, करीब करीब 1.5 साल। अब समय है, जल्दी जल्दी गुजरेगा, 2 साल भी हो जाएगा। इस 2 साल में भूपेश बघेल खुद कितने तीखे तेवर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विरुद्ध आक्रामक हुए हैं, चुनिंदा मौके हैं। ये बात, इसकी सही तुलना, सटीक तुलना तब बेहतर होगी जब आप ये देखेंगे अतीत में जाकर कि डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल जब पीसीसी चीफ हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, तब किस तरीके से आक्रामक होते थे भूपेश। डॉक्टर रमन सिंह पर तो वो मुख्यमंत्री होने के बाद भी इतने आक्रामक रहे कि कुछ राजनीतिक समीक्षकों ने कहा कि अगर डॉक्टर रमन का प्रसंग बना हुआ है तो वो भूपेश बघेल की भी बहुत बड़ी मेहनत है उसमें। डॉक्टर रमन सिंह का अपना व्यक्तित्व है, उनका जो व्यक्तित्व है जिसमें लोग सहज रूप से उन पे विश्वास और स्नेह कर जाते हैं और उनके प्रति अविश्वास नहीं होता किसी को। जब जब भूपेश ने आक्रामक तेवर दिखाए मुख्यमंत्री रहते हुए तो लोगों का समर्थन डॉक्टर रमन सिंह के प्रति और बढ़ा और इसीलिए कहा गया कि डॉक्टर रमन अगर प्रसंग रखते हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भूपेश बघेल साहब का भी है बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए। ये भी याद रखा जाना चाहिए कि जब सीएम थे भूपेश बघेल तो उनके निशाने पे केवल और केवल डॉक्टर रमन ही रहे, बल्कि डॉक्टर रमन के साथ जो उनके विश्वस्त लोग थे वो। अब जो विष्णुदेव साय साहब की सरकार है, इस समय में अगर हम उस दौर की तुलना करें कि माननीय भूपेश बघेल साहब विष्णुदेव साय पर कब और कितने तेवर के साथ आक्रामक रहे, अगर तुलना डॉक्टर रमन वाले संदर्भों के साथ करें तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब है 0 सन्नाटा। कुछ मुद्दे ज़रूर हैं जिन मुद्दों को भूपेश बघेल उठाए हैं और इसमें तो कोई खैर दो मत भी नहीं है कि वे बेहद आक्रामक तेवर के नेता हैं, वो बहुत चपल हैं, उनकी प्रत्युत्पन्नमति, उनका हास्य बोध गजब का है और इन सकारात्मक गुणों के साथ जब वो सामने आते हैं तो दूर दूर तक कोई प्रतिद्वंदी नहीं दिखता। लेकिन जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो इन सारे सकारात्मक पे भारी पड़ जाती हैं। खैर ये कांग्रेस का वो मसला है जिससे कांग्रेस जूझे। मैं ये बताना चाह रहा था कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि विष्णुदेव साय को लेकर बहुत कभी आक्रामक हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सीधे निशाने पर ले लिया। वो कुनकुरी में भी जो उन्होंने रण संग्राम तैयार किया उस पर भी खूब बोले, खूब गरजे, खूब बरसे। कुनकुरी में कांग्रेस जीती भी, उसी कुनकुरी जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का निर्वाचन क्षेत्र है और वो झटका था। लेकिन वहाँ के भी भाषणों को आप जब देखेंगे तो कुछ नहीं। चूहल में पूरी मर्यादाओं के साथ भूपेश बघेल ने ज़रूर सवाल उठाए हैं कि सरकार कौन चला रहा है, हमारी भौजी चला रही हैं क्या? क्योंकि उन्हें लेकर हमेशा कहा गया कि मैडम सीएम की बात है। उसके अलावा कोई आक्रामक बात, कोई तीखा तेवर, ऐसा कोई आरोप भूपेश बघेल साहब ने लगा दिया क्या कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सांसें ऊपर हो गई राजनीति में कि अरे इसका क्या जवाब दें? उनके समर्थक, उनके रणनीतिकारों को सोचना पड़ गया हो। ऐसा कुछ भी याद नहीं पड़ता है।
फिर भूपेश बघेल साहब ने बात क्यों बोले, बल्कि आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दीपक बैच, टीएस सिंहदेव और विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ज़बरदस्त रोका छेका घेराबंदी की है सरकार की। दीपक बैच तो खैर बार बार इतने आंदोलन चलाते हैं, इतने बार वो पद यात्रा करते हैं, इतने मुद्दों पर सरकार की लानत मलामत करते हैं कि चकित हो जाना पड़ता है। यूं भी राजनीति में, खासकर भारत की राजनीति में का जो डीएनए है राजनीति का, उसमें पदयात्रा कभी असफल नहीं होती है। और लगता है दीपक बैच इस बात को बहुत मुकम्मल जान गए हैं, भांप गए हैं, उसका उपयोग वो कर रहे हैं। और सफल कितने होंगे ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, मगर फ़िलहाल तक तो मुद्दों के साथ सफल हैं। तो जिस आक्रामकता की बात थी, जिस विषय की बात भूपेश बघेल छेड़ रहे थे, इस बहाने क्या वो अपने चीर परिचित प्रतिद्वंदियों को सवालों में ला रहे थे। सवालों में लाए तो कितने सफल हुए तो पता नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट का अगर आप जवाब देखें जो उन्होंने मीडिया से दिया है, तो उस जवाब में तो लगता है कि नहीं, कुछ नहीं, सामान्य था, जिसको जो कहना था उन्होंने कहा है। लेकिन वो भूपेश बघेल हैं, उनकी कही बात को आप यूं ही नहीं ले सकते, इतना सहज सरल नहीं होता है। तो भूपेश ने ये बात यूं ही नहीं कही है, उन्होंने मुकम्मल तौर पे निशाने पर लेने की कोशिश की उन सभी दिग्गजों को जो प्रदेश के शीर्षस्थ नेताओं में गिने जाते हैं, और क्षत्रपों को भी। मगर वो इस दांव में कितने सफल हुए नहीं हुए नहीं पता। याद रखा जाना चाहिए कि भूपेश बघेल इस समय, यूँ तो पहले भी मगर इन दिनों, केंद्र की और राज्य की जो एजेंसियां हैं जो विभिन्न घोटालों की जांच कर रही हैं, और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसमें जिस तरीके से लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, संयोग है कि अधिकांश भूपेश बघेल के चीर परिचित और बेहद करीबी लोग हैं। अभी हालिया 1 दिन पहले भोपाल से के श्रीवास्तव जी को पकड़ लाया गया है, जो के श्रीवास्तव साहब, हालांकि अपने आप में एक अलग विषय है, विस्तार है उनका, उनके लिए तो अलग एपिसोड ही बनाना पड़ जाएगा, जो बना रहा हूँ मैं। तो वो के श्रीवास्तव जी की पहचान ही ये है कि भूपेश बघेल के राजनैतिक संकट, निजी शत्रुओं के निस्तारण के लिए वो विशेष प्रकार की तंत्र क्रियाएँ करते थे, पूजाएँ करते थे, जिसमें भूपेश बघेल शामिल होते थे। चर्चाएँ हैं, सार्वजनिक हैं। उनके करीबी विजय भाटिया साहब, वो इस समय सेंट्रल जेल में हैं। जो अन्य लोग हैं अन्य समय पे जो जेल गए हुए हैं, वो भी करीबी ही रहे हैं। तो अभी जो तेज़ी दिख रही है जांच एजेंसियों में, वो भूपेश को लेकर अप्रिय संकेत देती है। और ऐसे में भूपेश अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की बैठक में सरकार पर आक्रामक नहीं है, सरकार पर आक्रामक होना चाहिए, मुखिया पर आक्रामक होना चाहिए, नहीं है, तो ये बताते हुए कहीं वो ये तो नहीं बता रहे हैं कि मैं अकेले ही लड़ूंगा, क्या साथ तो दे दो। बहरहाल, जो तीसरी बैठक हुई, जिला कांग्रेस अध्यक्षों की जो बैठक थी, वो बैठक भी थोड़ी सी हंगामाखेज थी। जिला कांग्रेस अध्यक्षों की जब बैठक हुई तो उसमें ये विषय आया कि मोर्चा प्रकोष्ठों को कम से कम इतना निर्देशित कर दीजिए कि अपनी मनमर्जी से नियुक्ति ना करें, संगठन से सलाह तो ले लें, संगठन से पूछ तो लें। दरअसल 2 जिले छत्तीसगढ़ के ऐसे जहां के जिलाध्यक्षों ने बात कही कि अपने मनमर्जी से मोर्चा प्रकोष्ठ के साहबान जो हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अपनी कमेटी बना दे रहे हैं। ऐसे लोगों को मोर्चा प्रकोष्ठ का सदस्य बना दिया गया है जिनका कांग्रेस के इतिहास में श्वेत इतिहास नहीं है, गड़बड़ है मामला। उन्होंने कांग्रेस को नुकसान कभी पहुंचाया है या उनका पृष्ठभूमि सबोटेज वाली रही है और उन्हें जगह दे दी गई, ये अच्छी बात नहीं है। तो जब ये विषय आया तो फिर जो प्रदेश प्रभारी हैं सचिन पायलट जी, उन्होंने दीपक बैच जी को कहा कि ये एक व्यवस्था सुनिश्चित करिए कि जब भी मोर्चा प्रकोष्ठ ऐसी कोई नियुक्तियां करे तो जिलाध्यक्ष और संगठन को भरोसे में ले, विश्वास में ले और उनकी सम्मति के बाद ही सदस्य बनाए।
जिला कांग्रेस की बॉडी या जिला कांग्रेस अध्यक्षों का जो विषय है उसको लेकर याद रखिएगा कि राहुल गांधी जी ने एक बैठक की, दिल्ली में बैठक हुई और उसको लेकर सारे देश भर के जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। उसका उद्देश्य यही है और अभी भी कांग्रेस उसी निर्णय के अनुरूप बढ़ रही है कि भाई जिला कांग्रेस अध्यक्षों को सबसे ज़्यादा ताकत दी जाए, वही सुनिश्चित करें कि किन्हें चुनना है, किन्हें टिकट देनी है, क्या करना है। और जब ऐसा होगा तो कांग्रेस को आशातीत तो नहीं मगर अपेक्षाकृत बेहतर सफलता मिलेगी। तो कांग्रेस में जैसा कि होता है, निर्णय जो सबसे बड़ा कांग्रेस का निर्णय होता है वो यही होता है कि कोई निर्णय नहीं होता। तो इस मसले पर जो जिलाध्यक्षों को शक्तिशाली बनाने और उनको और जवाबदेह बनाने का जो विषय है वो विषय अभी चलायमान है। तो अभी ये कहना कि निर्णय पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है ये अधूरी बात होगी। हाँ, ये निर्णय पूरी तरीके से क्रियान्वित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जब ऐसा पूरा हो जाएगा तो अपन कह लेंगे कि कांग्रेस में अब ऐसे निर्णय भी हो रहे हैं कि निर्णय हो जाते हैं, कोई निर्णय नहीं होने वाला मसला नहीं है। अभी एक प्रस्ताव कांग्रेस भीतर खाने एक और चला कि हर जगह एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा जो सुनिश्चित करेगा, तय करेगा, लोगों से बात करेगा और उसके बाद फिर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। उस फेर में छत्तीसगढ़ के कई जिलाध्यक्षों की नियुक्ति लिस्ट भी जो है वो डंप लिस्ट में पड़ी हुई है। हालांकि संकेत ये हैं कि अभी जल्द ही वो जो टीम बनी हुई है उसमें से कईयों के नाम क्लियर हो जाएंगे और जिलाध्यक्ष और के साथ साथ जो पीसीसी में जो बदलाव दीपक बैच करना चाहते हैं वो मंजूरी मिल जाएगी। तो इस तरीके से कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। उस अहम बैठक में जैसा कि कांग्रेस की एक सुदृढ़ परंपरा है, शानदार परंपरा है, पारदर्शिता, कोई चीज़ छुपाना नहीं है, छुप रही हो तो खुद से किसी उचित माध्यम से उचित तरीके से सार्वजनिक करा देना, सूचना बता देना, ये उस परंपरा का निर्वहन करते हुए कांग्रेस की बैठक समाप्त हुई है। जो मुद्दे उठे हैं वो मुद्दे भी इस तरीके से ही आए हैं जो थोड़ा गड्ढम गड्ढ लगता है कि अरे ये कैसे, तो लेकिन अगर आप उस गड्ढम गड्ढ पे टिक जाइएगा तो फिर कांग्रेस को लेकर आप भ्रमित हो जाएंगे। कांग्रेस में ये चीज़ें सामान्य हैं, कांग्रेस से इनको आप अलग कर देंगे तो कांग्रेस आपको समझ नहीं आएगी। तो यही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे, कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो आपको बतानी ज़रूरी लगी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी होती है, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए